डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 2 और उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको डिस्कस करेंगे। आपके सामने आपकी बुक का पेज भी है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ से बताऊँगा और इसके बाद मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं जैसा कि ये हैं। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो निकाल लिए हैं। वो काफ़ी लंबे और लेंथी पॉइंट्स हैं, तो शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे हैं ताकि हमें बाद में याद करते हुए आसानी हो। तो हम दोनों तरह से जो है वो अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलें मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो शुरू में स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो जो है वो दूर की बात है, एटम का ही नहीं था पता, सिर्फ मैटर का पता था। तो बाद में जो है जैसे ये ग्रीस के जो फिलासफ़र हैं डेमोक्राइटस, उन्होंने ये बताया कि मैटर जो है वो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है और उसका नाम जो है वो एटम है। और ये भी बताया कि ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, यानी उस वक़्त यही समझा जाता था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। 1800 में फिर जो केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने भी फर्दर एक्सपेरिमेंट किए कंपाउंड्स पे और ये जो है इस थ्योरी को मज़ीद पक्का कर दिया कि जो मैटर है वो एटम की शक्ल में, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। लेकिन आफ्टर दैट कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप था जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए और तब से पता चला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि और भी फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद हैं जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब की जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई उसके साथ साथ जो है हमें एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर का भी पता चला और इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया। इसके अलावा जो मेन बात यहाँ पे एक और मेंशन की गई है वो ये भी लिखी है कि इट वाज आल्सो डिस्कवर दैट प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो हमने सीखी डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से। और डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरह से डिफ्लेक्शन वगैरह हुई वो हम जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। अब मैं नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ आपको कि उसमें इस पूरे पैराग्राफ में हमने मेन बातें क्या जी, तो इस पैराग्राफ में जो है हमने ये समझा है कि एटॉमिक कॉन्सेप्ट जो था वो डेमोक्रेटस ग्रीक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि तमाम मैटर जो है वो टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स से बना है जिसे हम एटम बोलते हैं। मज़ीद इसको वेरीफाई जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था 1800 में और उन्होंने फर्दर जो है एविडेंस दिए थे एक्सपेरिमेंट्स और कंपाउंड पे एक्सपेरिमेंट करके। इसी तरह जो है हमें डिस्कवरी हुई जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया कुछ साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने फाइंड आउट किए एटम जो हैं वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। और ये भी बताया कि प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते थे नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला। तो ये अभी तक हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हमने सीखे हैं। अब हम जो है आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कुछ डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में समझते हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो डिस्चार्ज ट्यूब आपको नज़र भी आ रही है यहाँ पे। देखने में सबसे पहले हमें एक हार्ड ग्लास नज़र आ रहा है जिसके अंदर दो मेटेलिक जो हैं वो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है। और इसके अंदर एक वैक्यूएशन के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया गया है जहाँ से हम जो है वो गैस निकालते हैं, जिसकी वजह से लो प्रेशर हो जाता है अंदर क्रिएट। और जब हाई वोल्टेज अप्लाई किए जाएं तो गैस जो कि लो प्रेशर पे होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बिहाइंड से ग्लो करना शुरू कर देती है, यानी कि कैथोड से यानी नेगेटिव से जो रेज़ आती हैं जब वो पॉजिटिव की बैक साइड पे जाके टकराती हैं तो वहाँ पे ग्लो एक प्रोड्यूस होता है। इस वजह से जो नाम रखा गया उन रेज़ का
वो कैथोड रेज रखा गया, क्योंकि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी, कैथोड से। 1897 की बात करें तो ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन ने मज़ीद उस कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको स्टडी किया। ठीक है, उसने ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान से उन कैथोड रेज को जब पास किया तो ऑब्ज़र्व किया कि कैथोड रेज जो हैं वो बेंट हो रही थी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, इट्स मीन के अगर पॉजिटिव की तरफ वो बेंट हो रही हैं तो जाहिर है कि उनमें नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती। आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इट्स मीन के उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। एक तो उसने ये इससे हाइपोथेसिस जनरेट की। सेकंड नंबर पे अगर देखें तो उसने इसे मैग्नेटिक जो हैं वो प्लेट्स के दरमियान से भी गुजारा और नोटिस किया कि कैथोड रेज जो हैं वो डाइवर्ट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड से भी। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे उसने कैलकुलेट भी किया मास टू चार्ज रेशो ऑफ कैथोड रेज। और इसके अलावा जो है वो ये प्रूव हो गया कि ये जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल हैं और इनका नाम बाद में इलेक्ट्रॉन रखा गया। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, आल एलिमेंट में मौजूद होते हैं। तो ये थी जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको नोट्स पे देख लेते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स इस पैराग्राफ जी। तो अगर नोट्स पे देखें तो सबसे पहले वही कैथोड रे और डिस्चार्ज ट्यूब के बगैर तो कैथोड रेज को डिस्कवर ही नहीं किया जा सकता था। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड होते हैं और एक वैक्यूम पंप होता है। हाई वोल्टेज और लो गैस प्रेशर जो है जब दिया जाता है और उसके अंदर पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो ग्लो देखा जाता है, जो कि किस वजह से आ रहा होता है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड जो होता है उससे रेज आ रही होती हैं जो कि पॉजिटिव के बिहाइंड साइड पे जाके ग्लो करती हैं। उसके अलावा थॉमसन का जो है वो ज़िक्र है 1897 में। उन्होंने मज़ीद उस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक तो उन्हें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान से कैथोड रेज को पास किया तो डिफ्लेक्शन शुरू शो हुई जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ थी, यानी बेंड हो रही थी वो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इट्स मीन के उन पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में से भी जब पास किया गया तो वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन शो की। उसके बाद इन्होंने मास टू चार्ज रेशो जो है वो कैथोड रेज का निकाला और कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का एक नाम मिल गया। और ये भी प्रूव हो गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, तमाम एलिमेंट्स के अंदर ये मौजूद होता है। अब हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं जी। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो अगेन आपके सामने जो है ये कैथोड रे ट्यूब जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो मेन काम था वो ई गोल्डस्टन का था 1886 में। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि एटम जो है उसमें वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है, अगर उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी ज़रूर होना चाहिए, तभी कोई चीज़ न्यूट्रल होगी ना। कि अगर उसमें नेगेटिव चार्ज मिला है तो कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ भी होनी चाहिए। तो इस वजह से उसने जो है साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गैस डिस्चार्ज ट्यूब पे ही। और एट द एंड उसने जो कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड था, यानी उसके अंदर छोटे छोटे सुराख थे। और जब उसने देखा कि न्यू टाइप ऑफ रे जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं एनोड से विच मूव टूवर्ड द कैथोड, और वो कैथोड की तरफ जो है वो मूव करती हैं। एनोड से प्रोड्यूस होती हैं और कैथोड की तरफ मूव करती हैं और कैथोड की बैक साइड पे जाके टकराती हैं और ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ही कॉल दीज न्यू रेज एज केनाल रे और एनोड। ठीक है, केनाल रेज जो हैं ये चूँकि इन सुराखों में से गुज़र के जा रही हैं तो इस वजह से इनका नाम जो है वो केनाल रेज भी बोला जाता है और एनोड रेज भी बोला जाता है। फर्दर अगर हम देखें तो इन रेज की भी प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी किया गया तो पता चला कि ये डिफरेंट गैसेस में जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। ठीक है, यानी कि चेंज हो रही हैं, वेरी कर रही हैं ऑन द गैसेस।
इनफैक्ट व्हाट इज ही डिस्कवर्ड वाज गैस आयंस एंड दिस आल्सो इंक्लूड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक तो वो गैस के आयन होते थे और हाइड्रोजन आयन भी होते थे। गोल्डस्टन को उस वक़्त इस चीज़ का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, ना इतनी सिग्निफिकेंसेस का पता था। फिर 1917 के अंदर रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे उसने शो किया था कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है बाकी न्यूक्लियाई के अंदर भी। और रदरफोर्ड की ये सोच थी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो या प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल और बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल न्यूक्लियाई का। तमाम न्यूक्लियाई का जो है वो फंडामेंटल या बिल्डिंग ब्लॉक है। और उसने कहा था कि ये भी एक फंडामेंटली न्यू फंडामेंटल पार्टिकल भी हो सकता है। और बिल्कुल वैसा ही है जी, प्रोटॉन जो है वो एक न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एटम का कंसीडर किया जाने लगा। तो अब हम इसको जो है वो शॉर्ट नोट्स पे देखते हैं। ई गोल्डस्टन का जिक्र किया गया है 1886 में। ये इसने प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट किया था गैस डिस्चार्ज ट्यूब। और मेन क्या था इसमें आपने याद रखना है, परफोरेटेड कैथोड, यानी उसके अंदर सुराख थे कैथोड के अंदर, वो यूज़ किया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये आपने याद रखना है। इसी की वजह से कैनाल रेज जो है वो नाम पड़ा था एनोड का, एनोड रेज का। उसने ऑब्ज़र्व किया था कि नई तरह की जो रेज़ हैं वो मूव करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो उनका नाम कैनाल रेज़ या एनोड रेज़ डाल दिया। प्रॉपर्टीज़ जो थी वो वेरीज कर रही थी गैसेस के साथ। और इसके अलावा उसने ये भी फाइंड आउट किया था कि हाइड्रोजन आयन जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। रदरफोर्ड ने जो मज़ीद डिस्कवरी की तो 1917 में उसने प्रूव किया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई जो है ना वो प्रेजेंट होता है हर गैस के अंदर, तकरीबन पाया जाता है। और उसने ये ख्याल किया कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है ये फंडामेंटल जो है पार्टिकल है, ये तमाम एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर या एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये उसने प्रूव कर दिया। अब हम जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं जी। तो 1933 में एक और पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हुआ जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में हमें ये पता चला कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता और इसका मैस जो है वो आलमोस्ट सेम होता है प्रोटॉन के मैस के। ठीक है, अब हमारे पास 3 पार्टिकल जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये पता चल गया था कि ये हर एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अलावा हमें ये भी पता चल गया था कि चाहे जो एटम है उनके अंदर फंडामेंटल यही पार्टिकल है लेकिन स्टिल उसके पास बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर एटम शो करता है। इट्स मीन कि उन पार्टिकल्स की जो तादाद है वो डिफरेंट होती होगी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ these particle a very important question arose as to how these particle are arranged in a tiny place called atom। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा, इसके बारे में अब सवाल उठने शुरू हो गए। क्योंकि एटम के अंदर कुछ चीज़ें तो अब फाइंड आउट हो गई थी कि प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, सॉरी प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, लेकिन ये नहीं था पता कि वो अरेंज किस तरह से हैं। तो इसकी अरेंजमेंट को जो है हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में स्टडी करना है। तो इसके शॉर्ट पॉइंट अगर मैं बता दूं, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी साइंटिस्ट का नेम का जिक्र नहीं है लेकिन मैंने कर दिया। जेम्स शेडविक जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया था 1933 में न्यूट्रॉन को। और न्यूट्रॉन का यही हमने पढ़ा कि चार्ज कोई भी नहीं होता, मैस जो है न्यूट्रॉन का वो आलमोस्ट इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के। और न्यूट्रॉन जो हैं वो तकरीबन तमाम एटम के अंदर मौजूद होते हैं एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल जो थे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 हमारे पास जो है वो हमें पता चल गए थे, लेकिन इनकी अरेंजमेंट का नहीं था पता, जिसका हम अरेंजमेंट जो है वो आगे स्टडी करते हैं अब न्यूक्लियस के बारे में। जी तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है इस बड़ी इम्पोर्टेंट है इस वजह से कि हमें जो पार्टिकल्स का पता चला है अब उनकी अरेंजमेंट जो है वो हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से पता चलेगी। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में
प्रोवाइड किया था इस क्वेश्चन का आंसर। उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, स्पेशल टाइप्स ऑफ पार्टिकल जो थे वो हिट करवाए थे उनकी स्ट्रीम्स को। वेरी थिन गोल्ड फॉयल, इतनी बारीक वो गोल्ड की जो है वो फॉयल थी कि लेट्स से कि उसमें सिंगल एटम जो है ना वो रेंज था। ऐसे लेयर्स में मतलब साइड बाय साइड तो एटम रेंज थे, एक एटम के पीछे समझें कि कोई एटम नहीं था। इतनी बारीक जो है वो गोल्ड फॉयल की शीट जो है वो यूज़ की गई थी। तो इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड दैट एन एटम हैज़ टू पोर्शन, a tiny central portion which is called a nucleus and relatively large area surrounding this which is called extra nuclear portion। तो उन्होंने दो पोर्शन जो हैं वो अज्यूम किए थे एक एटम के। एक तो सेंट्रल पोर्शन है जिसे न्यूक्लियस कहता था का नाम दिया गया, और एक जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो ज़रा सराउंडिंग है जो कि रिलेटिवली लार्ज थी। न्यूक्लियस बहुत ही जो है वो छोटे साइज़ का था। इसको हम यहाँ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। Although the nucleus is less than 100,000 of the size of atom, it contains more than 99.9% of the mass of the atom। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये भी डिस्कवर किया गया कि मैस जो है एटम का वो कंसनट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब जो ज़्यादा हैवी हैं, अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और प्रोटॉन और जो हमारे पास न्यूट्रॉन हैं वो आलमोस्ट इक्वल मैस के हैं। तो मेन जो हैवी पार्टिकल हैं वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुए। वो दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फर्दर ये हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू जो है वो हेल्ड किए जाते हैं। यहाँ पे हम पार्टिकल चार्ज और उनका मैस जो है वो आप रेशो भी देख सकते हैं। मज़ीद जो स्ट्रक्चर है वो हम बोहर एटॉमिक मॉडल में इसका जो है वो कवर करेंगे। अभी मैं आपको नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ। जी, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया 1911 के अंदर, और उसने बहुत स्पेशल जो पार्टिकल की स्ट्रीम थी उसको हिट करवाया बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, उसके पार्टिकल जो थे आलमोस्ट साइड बाय साइड रेंज थे। एक पार्टिकल के पिछली साइड पे समझें कोई पार्टिकल नहीं था। और कंक्लूड क्या किया था कि न्यूक्लियस जो है वो उसका टाइनी सेंट्रल पोर्शन है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ एटम्स मैस है। और इसी तरह एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, दो रीजन है एक एटम के, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पोर्शन है लेकिन ज़्यादा मैस उसके अंदर है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जो है वो लार्ज सराउंडिंग एरिया है। और इसके अलावा जो है की फाइंडिंग्स में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। Strong nuclear force bind proton and neutron in the nucleus. Electron occupy the extra nuclear region। सिग्निफिकेंस, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस होल्ड ऑलमोस्ट ऑल एटम मैस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम। के न्यूक्लियस जो है वो तकरीबन सारा मेन मैस जो है एटम का वो न्यूक्लियस ही में ही है, और जो इर्द गिर्द हैं वो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल कुछ मौजूद हैं जो कि स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है उसको डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो हमने यहीं पे ही डिस्कस कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें।